नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एजेंट। पाकिस्तान के बारे में हमने और बहुत बात करी है और बहुत सारी बातें हमको करनी है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के बारे में जब हम करते हैं, इट इज द आर्मी। ठीक है, आर्मी के बाहर कोई नहीं है, आर्मी के अंदर कोई नहीं है और आर्मी के ऊपर कोई नहीं है पाकिस्तान में। बट ये फौज जो है, दिस फौज इज अ फ्रीकिंग लायर। सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इट इज अ लायर। और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि इन लोगों ने अपनी पूरी इस्टेब्लिशमेंट और सब कुछ झूठ बना के रखा हुआ है। सबसे बड़ा झूठ इन लोगों ने अभी जाबर एक्सप्रेस के टाइम पे बोला, जहां पर अपने लोगों को मारने के बाद कहते हैं जी देखो एकदम बढ़िया ऑपरेशन। सो आज मेरे पास हैं कर्नल मयंक चौबे, जो आप लोगों ने इनको सुना होगा, ट्विटर के ऊपर भी स्पेसेस वेसेस करते हैं। यू माइट हैव रेड हिज ट्वीट्स एज वेल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेफ टॉक्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, वेलकम टू द शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड। पाकिस्तानी कितने बड़े झूठे हैं, जरा ये सीखने के लिए आपसे, क्योंकि हमको पता है झूठे हैं, किस लेवल के झूठे हैं, जरा ये लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। नमस्कार आदि और नमस्कार आपके दर्शकों को। आज मैं श्री गणेश कर रहा हूँ अपने वक्तव्य का, और माध्यम है डेफ टॉक्स का आदि। और यकीन मानिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। आई हैव बीन रियली एडमायरिंग योर शोज एंड हैव बीन रेगुलरली वाचिंग एंड कमेंटिंग, एंड यू वुड हैव नोटिस्ड दैट आस्क आदि के थ्रू, एंड it was a real honor for me to have been invited on this platform to speak with you and to speak to your august audience. Thank you, sir. Welcome to the show. इसी के साथ मैं श्री गणेश करता हूँ। लीड लूंगा आदि में आपके वक्तव्य से कि पाकिस्तानी कितने झूठे हैं। तो ये झूठ की बुनियाद जो है ये आज की नहीं है, ये सन 47 में जिसको कहते हैं आजादी, पाकिस्तान ने आजादी नहीं मिली थी। पाकिस्तान को मिली थी एक तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन। आजाद भारत हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से, और पाकिस्तान स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ था। So if Pakistan is celebrating the Independence Day, it is again a big farce. So you can say their national holiday or their national day is again a झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ दिन। खैर आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान बना था, जैसा कि आपके दर्शकों को विदित होगा, 17.5% जो इतने भी एसेट थे एंड लाइबिलिटीज थी, they were to be transferred to Pakistan. And आर्मी जो थी वो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली पार्टीशन हुई। 33% of the army went into Pakistan. When I say army, I mean the armed forces. So जब डिस्प्रोपोर्शनेटली पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंची है, तो उनको अपने सस्टेनेंस को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस को जस्टिफाई करना अपनी सस्टेनेंस को, उनको चाहिए एक दुश्मन। और जिस बुनियाद पे उनका जो देश बना था, दैट वाज कि दी मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे विद द हिंदूज, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सोचा कि हमारा सबसे माकूल दुश्मन जो है वो भारत हो सकता है। तो क्यों ना हम भारत को एक दुश्मन बना के दुनिया के सामने पेश करें। डिफरेंसेस तो उनके थे पाकिस्तान के भारत के साथ में, जूनागढ़ को लेके, हैदराबाद को लेके, कश्मीर को लेके, और उन्होंने, फौज ने इस चीज को बिल्ड किया। जैसा कि मेरे ख्याल से आपके कई दर्शकों ने, कई वक्ताओं ने बोला है, मेरे ख्याल से कर्नल आरएन सिंह ने बोला था कि all the countries have armies, but Pakistani army has a country to it. तो वो बात जो थी वहां चरितार्थ हुई। 48 में उनके सो कॉल्ड कबालियों ने कश्मीर पे आक्रमण किया। अगेन झूठ। उनकी कबाइली थे, कौन थे, पर उनके रेगुलर्स भी उसमें मौजूद थे। एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। कश्मीर में इंटरेस्टेड होते तो वो श्रीनगर में कब तक पहुंच चुके होते। ये बात आपको कर्नल अजय रैना बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। वो इंटरेस्टेड थे लूट मार और माले गनीमत में। एंड तब तक इंडियन फोर्सेस दे स्प्रंग इनटू एक्शन। अब महाराजा ने साइन कर दिया था एक्सेशन, एंड वी लैंडेड, एंड 1/6 आई थिंक वाज द फर्स्ट बटालियन टू रीच देयर, एंड यू नो दैट कश्मीर वाज सेव्ड। पहला झूठ पाकिस्तान का वहां से हमने देखा था। उसके बाद में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रही, उनके हमेशा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो आते रहे। एंड देन केम वन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बाय द नेम ऑफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक। मोहम्मद जियाउल हक का पीरियड जो है वो पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा पीरियड था। सी अर्लियर दे हैड वन एनिमी इंडिया, बट द कंट्री वाज स्टिल सो कॉल्ड अ इस्लामिक स्टेट। बट जिया के आने के बाद में द स्टेट स्टार्टेड to turn into a radicalized Islamic state.
मदरसा जो थे वो स्प्रिंग अप हुए, ही वांटेड मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी, एंड किस्मत की बात थी रशिया ने एंट्री की, सोवियत यूनियन ने एंट्री की अफगानिस्तान में, एंड देन ही गॉट हिज मनी। और फिर रेफ्यूजीज की देखभाल के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे आए, और मुजाहिदीन खड़े करवाए उसने। मुजाहिदीन को खड़ा करवाने का रोल जो था उसका, अपने वेस्ट की तरफ भी देखना था और ईस्ट की तरफ भी देखना था। उसकी चाह जो थी वो दोनों बॉर्डर्स की तरफ उनको पैसा देकर देखने की थी, और वो उसको भली भांति उसको फुलफिल की जा रही थी। खैर जिस प्रकार से फिर उसका अंत हुआ, डिफरेंसेस हुए उनके आपस में, खैर डिफरेंसेस चलते रहते हैं। आम की पेटी चढ़ी, आम की पेटी में बॉम्ब था, नहीं था, वो था, सब चीज दबा दी गई। उसके अंदर शायद अमेरिकन एम्बेसडर भी था, वो भी चले गया, पर अमेरिका ने उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो दी नहीं। एफबीआई जो है इट स्प्रिंग्स इनटू एक्शन, एफबीआई का कोई रोल नहीं था। तो इट्स अ थिंग जो कि बहुत लोगों से लुकी छिपी नहीं है, पर जो हुआ वो सबको पता है। ये था झूठ जो कि चलते जा रहा था। एक हार जो थी वो हुई सन 84 में, जब ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने सियाचिन को अपने कब्जे में वापस ले लिया, और हमारा आधिपत्य सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से हो चुका था। जनरल परवेज मुशर्रफ को ये बात बहुत खटक रही थी, क्योंकि ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उस रीजन के लिए। तो उन्होंने प्लान पुटअप किया बेनजीर को, बेनजीर स्टक इट डाउन, यू वुड रिकलेक्ट दैट। बट देन सरपचसली और नोइंगली मियां नवाज शरीफ के टाइम पे इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पीठ पे खंजर भोंका, एंड आके कारगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई किया। एंड किस तरीके से हमारी फौज जो है वीरता से लड़ी है, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट, एंड वी हैड जस्ट थ्रोन देम आउट, एक्सपेल्ड देम आउट। पाकिस्तान का एक और झूठ वहां पर उजागर होता है, वेयर दे से कि दे वर ओनली रिबेल्स और मुजाहिदीन थे, और वो कश्मीर की आजादी के लिए आए थे। दे वर पाकिस्तानी रेगुलर्स सिटिंग देयर। एंड देन आगे एक और झूठ आता है, व्हेन दे रिफ्यूज टू क्लेम द बॉडीज ऑफ द डेड। मतलब भला हो जनरल ब्रिगेडियर बाजवा का, जिन्होंने उसके कर्नल शेर खान की जेब में एक नोट डाल दिया था कि आपका फौजी बड़ी बहादुरी से लड़ा है, उसको इसका इनाम मिलना चाहिए। सो ही वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना झूठ यहीं तक छिपा पाया, एंड इफ यू गो थ्रू देयर यूट्यूब एंड वीडियोस, द वे दे ग्लोरीफाई देयर सक्सेसेस इन कारगिल, भगवान जानता है। देन कम टू द एथिक्स ऑफ दी बोथ दी आर्मीज। इंडियन आर्मी जो है वो आपके सोल्जर्स को वहां पर प्रॉपर नमाज जनाजा अदा करके उनको दफना रही है। देयर वर केसेस वेयर द मौलवीज वर कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ सोल्जर्स बिकॉज these were at the heights. Now these soldiers, they carried the Maulvis on their back. वहां पर उन्होंने नमाज अदा की, and their dead was buried. So that is the ethos of the Indian Army. हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है आप दुश्मन हैं, लेकिन आप भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। This is our thinking. धर्म युद्ध का सिद्धांत जो है वो हमारे दिमाग से अभी तक गया नहीं है। ये इस बात को उजागर करता है। वी आर स्टिल मेंटेनिंग अ ग्रेव ऑफ अ पाकिस्तानी मेजर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तानी शेल करेंगे, ग्रेव टूटेगी, इंडियन आर्मी जो है उसको वो मेंटेन करती है। यू बी सरप्राइज की ऐसे केसेस भी हमारे पास में हैं, बट हाउ दे ट्रीटेड कैप्टन सौरभ कालिया इज नॉट अ हिडन फैक्ट। सो झूठ की तो लिस्ट बनी हुई है, फेरिस्त जो है वो नेवर एंडिंग है। तो आप किसकी बात करना चाहेंगे, क्या करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता। बट देन I would come down to basics of the Pakistani army, that how is the Pakistani army organized? Adi, if you could just flash the slide. Okay. Here we go. Ji. If you notice that the Pakistani army was organized in a particular fashion, but important aspect was that it was reorganized in the year of 2008. They came up with 6 tactical commands. In the next slide, we'll be speaking about that. All these 3 commands were commanded by a general officer commanding in chief. He's a 3-star rank officer, officer of the rank of a lieutenant general. अच्छा, ये कमांड जो थे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। हर एक कमांड के अंदर में 2 या 3 कोर होती हैं। कि ये कोर जो है ये एक आर्मी फील्ड फॉर्मेशन होती है,
जो कि युद्ध में पार्ट लेती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है अपने जोन के लिए उस कमांड थिएटर में। सो कमांड थिएटर एक बड़ा थिएटर हुआ, उसके अंदर कोर हुई जो अपने अपने जोन्स को देख रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास में इस समय 9 एक्टिव कोर हैं। इसके साथ ही मैं ये वाजे करता चलूं कि मेरे पास में कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से ही उतारी है। तो पब्लिक ये ना सोचे कि मेरे पास बड़ी खुफिया जानकारी है, नहीं, ये जानकारी आपके लिए भी उपलब्ध हो सकती है। थोड़ा सा सर्च मारेंगे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। What I have done is I have tried to put it in a structured formation. Coming down to the other formations, they have got a air defense. AD का मतलब air defense, AVN is aviation. Aviation का मतलब है जो कि हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं, and SF is special forces. And they are organized and maintained in a separate command level. पाकिस्तान ने सन 2020 के मार्च के महीने में अपनी एक स्ट्रेटेजिक कमांड रेज की। स्ट्रेटेजिक कमांड आई नो कि सब लोगों को विदित होगा, जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स को देखती है। सो दिस वाज देयर एडिशन इन द ईयर 2020। शैल वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, Radhi? Okay. Now this is how the various commands and corps of the Pakistani army are organized. I think you can read from the slide. आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में के अंडर में पंजाब स्ट्राइक कोर आती है रावलपिंडी में, पंजाब होल्डिंग कोर आती है लाहौर में। होल्डिंग कोर जो होती है वो डिफेंसिव बैटल के लिए है, स्ट्राइक कोर जो है वो एनिमी एरिया में इनग्रेस करके अटैक करने के लिए। तो ये मोटा मोटा तौर पर इन दोनों का डिवीजन कर सकते हैं। सिंध कमांड जो है वो कराची बेस्ड है, जिसके अंडर में 5 कोर आती है। कश्मीर कोर उनकी अगर रावलपिंडी में लोकेटेड है, जिसके अंडर में 10 कोर आती है, और एक FCNA जिसके बारे में बहुत बात चलती है, गिलगिट में लोकेटेड फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया जो है वो लोकेटेड है। हम बेसिकली अपना फोकस करेंगे वेस्टर्न कमांड पे, क्योंकि हम जाफर एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का जो पूरा का पूरा रूट था वो इस कमांड थिएटर के अंडर में होता है। इस कमांड के अंडर ये कमांड हेडक्वार्टर जो है वह क्वेटा में स्थित है। अंडर में आते हैं इसके 11 कोर जो कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में, और 12 कोर जो कि नीचे क्वेटा में। ये इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। आगे आती है स्ट्रेटेजिक कमांड, अगेन रावलपिंडी में। उसमें उनके आते हैं आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो कि रावलपिंडी में है, जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल को देखती है, और आर्मी एयर डिफेंस कमांड जो कि रावलपिंडी में अगेन स्थित है। हमारा फोकस जाएगा इस समय वेस्टर्न कमांड क्वेटा की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। सो दी वेस्टर्न कमांड जैसा कि 3 स्टार बनाए हैं, और राइट साइड में मैंने उनके रैंक एपोलेट दिखाया, दिखाने के लिए कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में ये कमांड ऑपरेट करती है। क्वेटा में ये हेडक्वार्टर्ड है। इसके अंडर में 2 कोर आते हैं, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था। 11 कोर पेशावर में, अगेन कमांडेड बाय अ लेफ्टिनेंट जनरल। 12 कोर इन क्वेटा, कमांडेड अगेन बाय अ लेफ्टिनेंट जनरल। आपका ध्यान में इसको राकेश करना चाहूंगा कि भारत का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कमांड का इसी प्रकार से है। कमांड को कमांड करने वाले ऑफिसर को GOC इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। उसके अंडर में 2 या 3 कोर होते हैं, और कोर को कमांड करने वाला कोर कमांडर कहलाता है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो होता है उसका वो कोर कमांडर, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना अपनी लीगेसी ड्रॉ करती है ब्रिटिश आर्मी से। और आर्मीज में आपको जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक नहीं मिलेगा, पर इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर होते हैं, वो रैंक ये दोनों आर्मी अभी तक होल्ड करती हैं। हमारे जो कई तौर तरीके जो है वो काफी कॉमन मिलेंगे, पंजाब रेजिमेंट दोनों कंट्रीज में कॉमन है। सो सिल्वर भी उस प्रकार से रखा हुआ है, एंड युद्ध अपनी जगह और आर्मी का जो इंटरेक्शन है वो अपनी जगह कायम रहता है, बट लॉयल्टीज आर वेरी वेरी वेल डिफाइंड। बॉनहोमी में देशभक्ति नहीं भूली जाती भारतीय सेना द्वारा। अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की बात करते हैं तो फॉर नॉलेज से बात करते हैं, उसके आगे जहां देश का मतलब आता है तो फिर वो दुश्मन देश की फौज ही गिनी जाती है। दैट इज वेरी क्लियर इन आवर टेम्पलेट। दोनों की सिखलाई जो है, उनकी जो आर्मी की जो ऑफिसर्स की
एकेडमी है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में है, और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे आपको पता है कि देहरादून में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज अलग अलग हैं, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Now, focusing on to Khyber Pakhtunkhwa, this is the organization of the Pakistani Army of 11 Corps, which is headquartered in Peshawar. So you will see this is how their army is deployed there. I will not focus on Khyber Pakhtunkhwa much, but I would love to take your attention towards the other side, that is Quetta, moving south in Balochistan. So that is being covered in the next slide, जो कि क्वेटा बेस्ड कोर है। आदि द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है 12 कोर हेडक्वार्टर्ड इन क्वेटा। उसके अंडर में आप देखेंगे 33 इन्फेंट्री डिवीजन है और 41st इन्फेंट्री डिवीजन है, दोनों के दोनों हेडक्वार्टर्ड है क्वेटा में। आर्मर्ड ब्रिगेड खुदजार में है और इंडिपेंडेंट इंजीनियर ब्रिगेड और सिंगल ब्रिगेड जो है इसको हम अलहदा कर देते हैं। एक बात देखने की ये है कि 44% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो उनकी ये फौज जो है उस चीज को देख रही है। एंड दे हैव प्लेस्ड देयर आर्मी इन क्वेटा, सेंटर में उन्होंने उसको अपना दबा के रखा है। डिप्लॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये कैसा डिप्लॉयमेंट है, इट इज लेफ्ट टू एवरीबडीज इमेजिनेशन। अगर मैं आराम पसंद आदमी हूं तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं हमेशा बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास में रहूं, बैंगलोर में रहूं, मैं फील्ड एरिया में क्यों जाऊं? यू सी द एरिस्टोक्रेटिक बेंट ऑफ माइंड ऑफ द आर्मी। ईज में रहना, आराम में रहना, शहर में रहना, ये जो है ये इनके डिप्लॉयमेंट से भी आपको क्लियर हो जाता है कि जो फुट सोल्जर हैं वो तो आगे डिप्लॉयड रहेंगे, बट हेडक्वार्टर्स जो हैं इनके डिवीजन के वो एक कूल एंड सिक्योर प्लेस क्वेटा पे स्थित है। ये चीजें आप अपने दिमाग में डालते जाइए, बिकॉज हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम श्योर आपने वो जनरल मानेकशॉ की, फील्ड मार्शल मानेकशॉ के इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें वो 71 वॉर के बाद में POW कैंप का विजिट करते, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप का, और ही टेक्स परमिशन ऑफ द पाकिस्तानी सूबेदार मेजर कि साहब मैं क्या आपकी लैट्रिन देख सकता हूं, एंड ही गोज एंड इंस्पेक्ट्स द लैट्रिन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, और उनके जवानों की लैट्रिन चेक करके आते हैं। एंड द सूबेदार मेजर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी सेज कि सर अगर आपके जैसे जनरल हमारे पास में होते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। सो दैट इज द ethos of the Indian Army. I would like to bring to your notice that what is taught in our academy is follow me. We never say go and take that objective. The officer of the Indian Army leads from the front, and that is why the officer to man casualty ratio in the Indian Army is the highest, because he's taking the brunt of the bullet. So this was digressing from the topic and just comparing the thoughts of both the armies. Shall we go to the next slide? Okay, so this is the deployment of various cantonments of the Pakistani army. बहुत छोटा छोटा है, but you can see the light blue color on the left hand side is Balochistan. Pink is the earlier northwest frontier province, and जो थोड़ा सा dark color है अफगानिस्तान की तरफ towards the north, that was the erstwhile FATA, which have now been combined as Khyber Pakhtunkhwa. ऊपर का जो आप रंग देख रहे हैं डार्क ग्रीनिश, वो है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, और इसमें हालांकि थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का भी है, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है। पर्पल कलर जो है वो पाकिस्तान को सिग्निफाई कर रहा है, पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस को, एंड ग्रीन कलर इज सिंध। सो मोटा मोटा दिस इज हाउ देयर आर्मी इज स्प्रेड इन द एंटायर कंट्री. You see the sparse distribution of soldiers in their western side, and more soldiers are placed to the eastern side bordering India, because India was always a perceived bigger threat for them. Afghanistan they thought was their strategic depth, now which is proving to be a strategic bulge. Depth तो खत्म हो गई है, bulge आ गया है उसका। So this is mota deployment of the Pakistani army.
Shall we go to the next slide, please? Okay. Now coming down to the topic proper of जाफर एक्सप्रेस, जिसके बारे में आदि ने आपसे जिक्र किया था. जाफर एक्सप्रेस का रूट जो है, if you see on the slide, has been traced in blue color. लेफ्ट हैंड साइड में इंजन के पास में आपको क्वेटा दिखाई देगा, सीबी से उतर के नीचे सिंध में एंटर करते हुए फिर ऊपर भावलपुर पंजाब होते हुए एंड में टर्मिनेट होती है रावलपिंडी में. इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन्स, और ये लगता है पूरे पाकिस्तान को सर्व करती है. इफ यू सी द रेल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर स्लाइड में, यू सी हाउ नेग्लेक्टेड the areas of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa are and how much they are looking after their Punjab province. देखिए, कहने वाली बातें नहीं है, ये चीजें सब आपको नक्शे पे अपने आप दिखाई दे जाएंगी. हम और आप जो हैं वो केवल उससे इन्फ्रेंसेस ही ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज हाउ द टेरेन इज. तो जाफर एक्सप्रेस जो है वो इन रूट्स को नेगोशिएट करके जाती है. मेरे ख्याल से 28 टनल्स थे जो कि दिखाए गए हैं स्लाइड में, और दुर्गम इलाका है. ब्रिटिश ने बनाए हैं, वो भी ब्रिटिश टाइम. कुछ नहीं करा इन लोगों ने. आदि ये वो रेलवेज है, पाकिस्तानी रेलवेज, यू वोंट बिलीव, अगर ब्रिटेन ने इनको 100 किलोमीटर रेलवे बना के दी थी, आज उनकी 80 किलोमीटर रेलवे एग्जिस्ट कर रही है. दे हैव रिड्यूस्ड इट. सर मतलब ये तो इतनी हालत खराब है. आपको ये पता है वो चाइना से इन्होंने इंजन मंगाए थे, इंजन बोगी मंगाई थी जो फिट नहीं हुई. तो क्या कह सकते हो. चाइना तो माई बाप है भैया, जो देगा खैरात में वो अच्छा है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास रखे, इनको रिडंडेंट टेक्नोलॉजी दे दी. जो पावर हाउसेज इनके सीपेक में बनाए गए हैं, आपको पता ही है उसका बेस क्या है और क्या उनका एमिशन का परसेंटेज है, एंड व्हाट हैवक विल दे कॉज इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड ओवर. इट्स नोबडी, इट्स नॉट अ हिडन. अच्छा, कमिंग डाउन टू दी जाफर एक्सप्रेस का रूट, बहुत ही कठिन इलाकों से गुजरती है और रगेड माउंटेन्स हैं, जो कि जैसा आदि ने याद दिलाया आपको कि अंग्रेजों की देन है, इन्होंने इसके अंदर कोई खास जो है वो काम नहीं किया है. ये रूट ऐसा है कि कई जगह पर रेल और रोड जो है वो पास आती है, और कई जगह पर ये रेल और रोड एक दूसरे से दूर होती जाती है. आपको ध्यान होगा जब जाफर एक्सप्रेस का अटैक का इंसिडेंट हुआ था, तो जितने भी चश्मदीद थे, शुरू में जिनके पहले 2 दिन रिकॉर्ड हुए थे, जो कि असली वाला नैरेटिव था, जिन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि हमको बलोचों ने छोड़ दिया था, बोला पीछे मुड़ के मत देखना, चलते चले जाओ, और हम करीब 20 किलोमीटर 4 घंटे तक चलते रहे. फिर हमें जाके एफसी वालों ने पकड़ा और फिर हमको रोड पर आए थे. तो ये जो 4 घंटे चले थे, उस समय रोड जो थी वो तकरीबन इनसे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी. हियर कम्स द मेटिकुलस प्लानिंग ऑफ द बलोच लिबरेशन आर्मी. इसको पता नहीं, पाकिस्तानी आर्मी इसको बहुत हल्के में ले रही थी, but this operation was such meticulously planned that hats off to their planning. मैं हमेशा आर्ग्यू करता था कि नहीं, बलोच जो है अभी तक वो एक क्रिटिकल मास नहीं हुआ है जो कि इंडिपेंडेंस दे सकता है, बट देन जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट जो था उसने सारी मान्यताओं. I mean, I love the Pashtuns, मेरे को बहुत पसंद है, but I think the Baloch are more harder fighters. बड़ा जबरदस्त लड़ते हैं वो. अभी दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. पश्तून्स की जो एरिया है, डोमिनेशन जो है वो टीटीपी जो कर रही है, उनका थॉट प्रोसेस इज रिलीजन. बलोच जो लड़ रहा है वो मातृभूमि के लिए लड़ रहा है अपनी. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. वन शुड नॉट अंडरस्टैंड कि आप रिलीजन को तो एक बार के लिए पीछे कर सकते हो, लेकिन जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ सकता है, ऐसे योद्धा से लड़ना जो है वो नितांत असंभव है, जिसके साथ में उसका मॉरल फैब्रिक है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी आर्मी के पास. आई डोंट नो वेदर दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स और नॉट,
बट जो उनके डीजी आईएसपीआर का जो इंटरव्यू देखा मैंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि एक हमारा नेगोशिएशन था। आदि मुझे याद है उस समय मैं श्रीनगर में होता था और हम लोग एक ऑपरेशन सद्भावना चलाते थे। तो मैं अपने इलाके में ऑपरेशन सद्भावना देख रहा था और हम जो थे स्कूल्स के लिए और मदरसों के लिए टीचर्स का बंदोबस्त कर रहे थे इस मुहिम के तहत। तो मेरे बॉस ने 8:30 बजे रात को मुझसे बोला कि मयंक, एक बार मेरी बात जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से करा दो, हमें कुछ साइंस टीचर्स की आवश्यकता है। 8:30 बजे आदि मुझे लगा कि पता नहीं मिनिस्टर साहब ऑफिस में होंगे कि नहीं होंगे। मेरे डाउट को देखते हुए मेरे बॉस ने भांप लिया, कहता है क्या सोच रहे हो बेटा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोशिश तो कर लो। मैंने बड़े अनमने मन से नंबर डायल किया और बनी मन सोच रहा था ये रिंग जो है बजता जाए और कोई फोन ना उठाए, बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ करेक्ट, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। द फोन वॉज लिफ्टेड एंड देन आई सेड कि हमारे ऐसे बॉस हैं एंड ही वांट्स टू स्पीक विद द एजुकेशन मिनिस्टर। सो देन अब आगे जो बात हुई थी, सो दिस वाज द थॉट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वी विल डू समथिंग फॉर द कश्मीरीज, क्योंकि कश्मीरी जो है वो हमारे अपने भाई बहन हैं। हम सद्भावना जो वर्ड है, इतना प्यारा शब्द जो है वो चूज किया गया इस पूरे की पूरी मुहिम के लिए। मेडिसिन दिए गए, मेडिकल कैंप्स लगाए, डॉक्टर्स घर घर जाते थे, एस्टैब्लिश करते थे, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को ऑगमेंट किया था। उसके बाद में आपने सुना होगा जनरल टाइनी ढिलन को, ऑपरेशन मां चलाया था उन्होंने कि अगर कोई आतंकवादी है वो घिर गया है तो उसको अनाउंस करेंगे कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो तुमसे मुखातिब होना चाहती है। एंड द मदर यूज्ड टू एक्सप्लेन टू द गाय कि बेटा छोड़ दो, तेरा कुछ नहीं होगा, एंड दे वर ब्रॉट बैक इनटू द फोल्ड। सो although the Indian army was engaged in an operation, there was not an element of animosity. That word is very hard hitting. Although we were fighting with guns, but there was not an element of animosity. But if you listen to the press conference, हम हार्ड आएंगे एंड उनके जो होम मिनिस्टर का जो बयान जो आया था पहले कि बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है, यू रिकलेक्ट दैट? तो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स वर नेवर इशूड बाय आवर पॉलिटी, चाहे कोई भी हो। सो शुरू से लेकर आखिर तक हमारा एम था कि ये हमारे अपने भाई बंधु हैं और इनको हम अपने साथ ही आत्मसात करेंगे। वो चीज पाकिस्तान की ना तो आर्म फोर्सेस में देखने को मिल रही है, ना उनकी पॉलिटी में देखने को मिल रही है। खैर, टू ईच देयर ओन, वी कम बैक टू द जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट। तो आदि बात करते हैं क्वेटा की। ना क्वेटा जो है वो एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन पाकिस्तान। इट इज अ मिलिट्री गैरिजन और हमेशा से अंग्रेजों के टाइम से इट हैज बीन अ इंपॉर्टेंट मिलिट्री हब फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज उसकी लोकेशन जो है आप देखेंगे अफगानिस्तान और ईरान के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो मल्टीपल फॉर्मेशंस जो है यहाँ पर हमेशा से मौजूद रही हैं। वही है स्पिन बोल्डर वाला एरिया जो है आपका। हाँ, तो 12th कोर का तो हमने बात कर ही लिया थी। एंड देन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द फ्रंटियर कोर, जो कि स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो रेज की गई है, जो कि इस इलाके को देखती है। टिपिकल ऑफ पाकिस्तानी, कीप एडिंग फोर्स टू द place and think that things will be normalized. They have one Air Force base also in Samugli, which houses fighter squadrons for air defense. And the most important... By the way, which is, sorry to interrupt you, sir, by the way, which is under threat right now? And it has always been under threat. नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला है कि भैया अभी हम ये हम तोड़ेंगे पकड़ के। वैसे आदि इस पूरी मुहिम में इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे विल पिन पॉइंट कि हम ये करेंगे, और वो कर गुजरते हैं
और ये बाद में उसकी लिपापोती करते रहते हैं बैठ के। और हमारे जैसे बंदों को पता लग जाता है होने से पहले कि यहाँ पे बजने वाली है बैंड। हाँ, हम ओपन सोर्सेस से पता लग जाता है कि भाई ये होने वाला है कि यहाँ पे बैंड बजेगी अभी, बैंड बजेगी। This is how it is. इंसिडेंटली मैं नोशकी में जो हुआ था ना, कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ था, तो मैं देख रहा था वो जो जिस बस पे अटैक हुआ उसका रंग जो था वो मुझे अजीब लगा। तो मुझे ध्यान आया कि हम लोग भी तो आर्मी मूव करती है, हमारे पास इतनी बसेस तो होती नहीं है, तो हम सिविल से हायर करते हैं ट्रांसपोर्ट टू मूव आवर ट्रूप्स। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट pink colored buses, they were started in Karachi for the safety of women and children, and they were being shifted in pink color buses. So I don't know whether this was done intentionally या गलती से आ गई थी, या वो चाहते थे कि शायद बलोच जो है वो पिंक कलर को देख के छोड़ देंगे, हो सकता है इसमें लेडीज हो तो अटैक ना करें। But that also again speaks very high of the बलोच कि उनका दुश्मन भी जानता था कि ये लेडीज पे हमला नहीं करेंगे ये, if they use the buses जो कि पिंक कलर्ड बसेस थी intentionally. Conjecture, it can be anybody's guess what was the story behind it. Coming down to the various assets in Quetta, they have their command and staff college. This is again a very premier training premier institution जो कि मिड लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, जैसे कि हमारा वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज स्थित है। नाउ वी कम डाउन टू ब्रास टैक्स। हाँ सॉरी, वहां पर सिखाते हैं सर एकदम झूठ कैसे बोलते प्रॉपर्ली। हाँ, taking the oath and then lying through the skin of your teeth. Again staff duties में आता है probably ये। So again I didn't delve into कि हर फॉर्मेशन की कितनी स्ट्रेंथ होगी, बट देन क्वेटा गैरिजन जो था अमूमन ऐसी स्थिति में करीब 25,000 के आसपास के ट्रूप्स जो हैं वो एक गैरिजन में, अगर इनका फोर्स स्ट्रक्चर जो हमको ओपन सोर्स से मिला है वो ये था कि 25,000 के आसपास ट्रूप्स जो हैं वो एक टाइम पे यहाँ पर स्थित होंगे। नाउ 25,000 अगर ट्रूप्स हैं वहां पर, तो जैसा कि वो आपको ध्यान होगा पूरी लिस्ट आई थी कि कितने लोग जो हैं वो जाफर एक्सप्रेस में सवार हैं, कॉम्बेटेंट्स फौजी जो हैं, रैंक के साथ, नाम के साथ, फोन नंबर, किस वारंट पे ट्रैवल कर रहे हैं उसके नंबर के साथ, जो आ चुकी है ऑलरेडी ओपन सोर्स में। करीब 250 के आसपास सोल्जर्स की लिस्ट तो उस पर प्रकाशित हो चुकी थी। तो 1% ऑफ द सोल्जर्स गोइंग ऑन लीव, इट कैन बी पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब अगर आप सोचना चाहें कि वाकई में ये सोल्जर्स छुट्टी पर जा रहे थे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था, ईद आने वाली थी, तो ये सोल्जर्स वहां पर जा सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि इतने सारे लोगों ने एक ही ट्रेन पकड़ी चूंकि एक ट्रेन थी, या फिर क्या कारण था, मतलब अभी तक वो मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो नहीं पा रही है। बिकॉज इफ यू ट्राई टू फाइंड द डॉट्स एंड ट्राई टू कनेक्ट देम, सम डॉट्स आर मिसिंग। क्योंकि रूटीन लीव पार्टी जो कि ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल जो था उसके बरखिलाफ था। वाई? छुट्टी पार्टी जब जाती है तो उसमें देयर इज अ वेरी होमोजेनस मिक्स ऑफ सिंगल मैन, जिसको फौज में बोलते हैं, यानी कि खाली सोल्जर, उसका परिवार साथ में नहीं होता, एंड फैमिली मैन। जो सोल्जर जाता है वो अपने बीवी, अपने बच्चे के साथ में ट्रैवल करता है। So there is a very good mix of these two categories when a chutti party goes on leave. This was missing in Jafar Express. If you notice, Adi, there were names of two officers, one captain and one major, who were traveling with family, and there was one Subedar major who was traveling with family. Rest all Sipahi, Nayak, Lance Nayak जो थे वो they were all traveling single. So मतलब डू वी टेक इट दैट क्वेटा वाज अ हार्ड फील्ड जहां पर की फैमिलीज ही अलाउड नहीं होती हैं? ऐसी बात तो नहीं है, फैमिलीज अलाउड होंगे वहां पर। भाई अगर जगह की कमी है तो आप एक सोल्जर को आउट लिविंग की परमिशन देते हैं कि भाई आप कैंट से बाहर के इलाके में घर लेके रह सकते हो। ऐसा आदमी भी छुट्टी जाएगा अपने परिवार के साथ में। बाकी
क्या आपने अपने सोल्जर्स को फैमिली रखने की अनुमति नहीं दी? जो ऑफिसर्स ट्रैवल कर रहे थे वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, यानी कि ओनली द ऑफिसर्स वर अलाउड टू कीप फैमिलीज इन दैट स्टेशन. दिस इज अ क्वेश्चन which their soldiers probably would be asking their bosses कि भाई कारण क्या है कि किसी और का परिवार नहीं जा रहा था, खाली इन 2 अफसर्स का परिवार जा रहा था साथ में. तो क्या कारण है? दैट इज एनीबडीज गेस. नाउ इतना सारा ट्रुप जो है वो आखिर मूव क्यों कर रहा था? आपने एक ऑपरेशन के प्लान का जिक्र किया था एक टाइम पे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा था. क्या ये ट्रुप जो थे उसी डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे? क्योंकि ये ट्रेन जो है वो क्वेटा से ओरिजिनेट करती है, सारे रास्ते कवर करते, फाइनली टर्मिनेट होती है पेशावर में. तो क्या ये ट्रुप जो थे किसी ऑपरेशन के लॉन्च के लिए वहां भेजे जा रहे थे? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपनी इंसर्जेंसी को इंटेंसिफाई कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, और हो सकता है कि ये ट्रुप्स वहां के एग्जिस्टिंग ट्रुप्स को रीइंफोर्समेंट के रूप में जा रहे हो. उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए आप एडिशनल ट्रुप्स वहां पर भेज रहे हो क्योंकि आप हेवी कैजुअलिटीज वहां पर सफर कर रहे हो, या टीटीपी आपके काबू में नहीं आ रही थी. एनी वन ऑफ द रीजन. अब आप देखेंगे कि जब भी ट्रुप्स मूव करते हैं ऐसी ड्यूटी के लिए, ऑपरेशंस के लिए, दे जनरली कैरी देयर आर्म्स विद देम. They may carry their ammunition also with them. यानी जब इतना बड़ा ट्रुप मूवमेंट होता है किसी ऑपरेशन के लिए, तो पर्सनल वेपन जो होता है वो सोल्जर अपने साथ कैरी करता है, अपनी राइफल लेके चलता है. इंडियन आर्मी पे भी वही नियम है, और इट्स अ ब्रिटिश लीगेसी. एम्यूनिशन या तो आपको अपने पेरेंट गैरिजन से इशू हो जाता है, तो आप हथियार के साथ में अपना एम्यूनिशन भी लेके चलते हैं, या आपको ऑर्डर आता है भाई आप एम्यूनिशन लेके मत आइए, खाली हथियार लेकर आइए, एम्यूनिशन आपको डेस्टिनेशन स्टेशन पे इशू कर दिया जाएगा. पॉसिबल. हम ये मान के चलते हैं कि चलिए अगर ये ट्रूप मूवमेंट हो रहा था और लोगों ने रजिस्टर नहीं दिखाया, तो ये सोल्जर्स जो थे ये प्रोबेबली एम्यूनिशन के बिना ही जा रहे थे. मान लेते हैं अगर कोई सोल्जर एम्यूनिशन के बिना भी जा रहा है और 250 आदमियों के पास में राइफल भी है, भाई साहब फौजी के खून में वो जज्बा होता है कि वो राइफल ही घुमाएगा, वो राइफल को डंडे की तरह इस्तेमाल करेगा और आगे जो भी आतंकवादी या जो भी थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा. वो अपने हथियार को लेकर दबक के बैठ नहीं जाएगा वो, अगर दैट फौजी इज वर्थ हिज सॉल्ट. तो क्या ये 250 लोग जो थे उन मुट्ठी भर इंसर्जेंट से घबरा कर दुबक कर बैठ गए थे? क्या इनमें हिम्मत की कमी हो गई थी, या फिर इनका मॉरल इतना गिर चुका था कि भैया जाने दो, इनकी बात है मान लेते हैं, इन्होंने बोला है 48 घंटे में प्रिजनर एक्सचेंज हो जाएंगे, शायद हम फौजियों को देख के हमारी गवर्नमेंट जो है हमें एक्सचेंज कर देगी, क्योंकि फौज तो रूलिंग एलीट है वहां की. भाई सब कुछ तो फौज के इर्द गिर्द ही घूमता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो या फिर उनके देश की सुरक्षा जो कि 3rd लेवल पे आती है वो हो. मे बी ये सोल्जर्स ये सोच रहे थे. मतलब इट इज अ वेरी बिविल्डरिंग स्टोरी इफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ इट कि आखिर कारण क्या है. 250 फौजी के पास में अगर हथियार भी नहीं होता तो भी वो जूझ जाते. मतलब क्या कारण है जो कि इतने फौजी अगर ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने मोर्चा नहीं लिया. आपने देखा होगा हमारे यहां तो अगर 4 गुंडे, देयर हैव बीन सो मेनी केसेस, भारतीय फौजी जवान अगर ट्रैवल कर रहा है छुट्टी पर और वो देखता है किसी बहन बेटी की अस्मिता पे किसी ने हाथ उठाया तो वो जूझ जाता है उससे. एक फौजी के साथ में हुआ था, उस बेचारे को 6-7 गुंडे थे, उनसे उसने मोर्चा लिया, उसने उस लेडी को बचा लिया, लेकिन उन लोगों ने इसको चलती गाड़ी से धक्का नीचे दे दिया, तो ही लॉस्ट हिज आर्म्स एंड लेग्स. ये अकेला फौजी 6 लोगों से लड़ रहा है और ये 250 लोग जो थे वो मुट्ठी भर लोगों से लड़ नहीं पाए. इट्स अ मिस्ट्री. But then this mystery tells you many stories. तो पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कारण क्या था आपका. अगर ये ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो
क्या इनके ट्रूप्स जो थे ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड भी नहीं थे? पॉसिबल। तो ये जवाब जो है ये तो आपको उनकी ट्रेनिंग ही बता सकती है। अब जैसे रीइंफोर्समेंट की बात चल रही थी, अब ये क्या रीइंफोर्स करेंगे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे थे, वो आके ट्रूप्स को जाके क्या रीइंफोर्स करेंगे या ट्रूप्स को रोटेट क्या कराएंगे, दैट इज येट टू बी सीन। मतलब इट्स अ बिग मिस्ट्री जिसका जवाब जो है वो सच में एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिल पा रहा है कि आखिर है क्या ये चीज। सेम स्टेशन से इतने सारे सोल्जर्स मूव करना लाजमी है कि एक ये प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी मूव करने की, एक एडहॉक ट्रांसफर नहीं था। दिस इज द इन्फ्लुएंस वन कैन ड्रॉ आउट ऑफ दिस मूवमेंट। बट इसमें एक और चीज है ना सर, आपको हाँ जी, पता हाँ है जी। वो एरिया के अंदर वैसे भी वहां पर गड़बड़ चल रही है। जी जी। गड़बड़ चल रही है और आप उसी सारा एरिया में जा रहे हो इतने सारे ट्रूप्स लेके, अगर आप बोल रहे हो आपके पास बिल्कुल भी कुछ वेपनरी और एम्युनिशन नहीं था, जी वही आपसे बड़ा गधा कौन है? हाँ। वही। आदि मैं तो ये भी मतलब मैं हर एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके जो टॉप बॉसेस ने ये सोचा कि इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट हो रहा है, हथियार जा रहे हैं, सेफ्टी ये रहेगी कि उनको एमिशन ना दें। मतलब हर एंगल से सोचने की कोशिश करो भाई, तभी तो वो आप लड़ोगे हथियार को डंडे की तरह इस्तेमाल करके, घुमाओगे हथियार को लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो भी नहीं किया। या तो इनको ऐसे टाइम पे पकड़ा उन लोगों ने जो रात को बोलते हैं, रात को पकड़ा जहां पर ये सारे देवर ऑल जस्ट सुत्ते पे थे। चिलिंग, हाँ सोते पे ऐसी एंड चिपके गए यार। पर मतलब देखो ऐसा है, फौजी जब सोता है तो अपने हथियार के साथ सोता है। वो फौजी है ना, ये फौजी थोड़ी है, ये तो साले यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये बात है। या तो ये है कि इन फोर्सेस का मोरल इतना लो हो चुका है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ पिन दे आर रेडी टू सरेंडर एंड गेट किल्ड। 214 chaps they shot। हाँ, मतलब अगर अगर अगला बंदा गोली चला रहा है तो यार कम से कम 2 आदमी यार तुम जूझ जाओ, लड़ जाओ उससे, 4-5 मर जाओगे, 6-7 मर जाओगे, कम से कम बाकी के 200 तो बच जाएंगे वो। मतलब ये इन चीजों का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। और आप देखो उनके जो जाबाज फौजी आए थे उन्होंने क्या किया कि स्नाइपर बैठा, उसने गाड़ी की खिड़की के थ्रू जो खुदकुश हमलावर थे, सुसाइड बॉम्बर्स जो थे, उनको निशाना लगा दिया उसने। गजब के स्नाइपर है यार, ये तो अमेरिकन आर्मी को इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके। मतलब आप पहाड़ पे बैठे हो खिड़की के थ्रू, और सारे के सारे जो जितने भी बॉम्बर्स जो थे जिन्होंने सुसाइड वेस्ट पहने हुए थे, वो सब खिड़की के पास ही बैठे हुए थे वो इनके लिए। मतलब देयर आर मेनी गैप्स इन दी स्टोरी जो कि जनरल पब्लिक के कंजम्पशन के लिए इन्होंने प्ले की है। मतलब खैर पाकिस्तानी है सर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली। बट देन इस पाकिस्तान ऑपरेट्स। बट इस अटैक ने एक चीज तो दिखा दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक टैक्टिकल एवोल्यूशन हो चुका है। नाउ दे आर नॉट देयर shoot and scoot type of soldiers. They are now holding their ground, warning the enemy and taking pot shots. Their intelligence is so perfect that they could manage the list of all the people traveling on that train. Intelligence gathering में they have surpassed the number one agency जो कि intelligence gathering में आती है। उनके पास सारी जानकारी मौजूद थी, कौन कौन कहां कहां पर बैठा हुआ है। जो उन्होंने अटैक किया है उसके ऊपर, इट वॉज अ वेल कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन। मतलब कॉपी बुक फैशन में मैं बता रहा हूं आपको कि दिस ऑपरेशन विल बी टॉट इन नियरली ऑल द एकेडमीज ऑफ द वर्ल्ड कि इस तरीके से भी ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है।
lots and lots of learnings from this operation. I hope the Pakistani army wakes up and learns, which I really doubt they would. अहम जो है ना वो बहुत बड़ा है, पता नहीं किस लाला लैंड में रह रहे हैं वो। एक तो इस अटैक ने ना लोगों को, दुनिया को ये दिखा दिया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी वल्नरेबल है। आप अपने फौजियों को नहीं बचा पाए। बी अ मैन इनफ एंड से कि हमसे गलती हो गई है, हमने अपने फौजी खोए हैं। गिव देम अ डिसेंट बरियल। उनके परिवारों तक वो केस जो है वो क्लोज होना चाहिए कि हाँ हमारा घर वाला था, वहां जा रहा था, ऐसे ऐसे हुआ, इस पे उसकी जान चली गई, अब उसको हमने फुल राइट्स के साथ में दफना दिया है एंड द मैटर इज क्लोज्ड। आई डोंट थिंक दे आर रेडी टू डू इट। आदि BLA जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हैज क्लेम्ड दैट 250 पीपल दे हैव किल्ड एंड द पाकिस्तानी आर्मी सेज दैट कितने 21 + 4 यही फिगर दी थी ना उन्होंने। 21 फौजी जो है वो इनके जाबाक हुए और वो 4 बाकी और थे। FC के 2 थे और एक इंजन ड्राइवर था और क्या था। तो हाउ विल दे अकाउंट फॉर द बैलेंस? आई डोंट नो। पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलेगी, क्या करेगी? क्योंकि अगर आप 20 को बता रहे हो तो 225 लोग तो खड़े, परिवार खड़े हो जाएंगे पता करने के लिए कि हमारा कहां पर है। फिर वो एम्बुलेंस की कहानी आती कि भाई 200 एम्बुलेंसेस क्वेटा में इकट्ठा हुई और आगे बढ़ रही थी, वो 200 कहां जा रही थी? मतलब कि 20 लोगों को लेने के लिए 200 एम्बुलेंसेस जा रही थी। रॉयल्टी है ये तो। मतलब अभी तक it is very difficult to digest the story which has been played by the Pakistani DG ISPR and their polity. And Adi, I think I should end the discussion because this thing is really endless. There are so many layers. And उसके बाद आके हर चीज में झूठ बोलना इनको। अभी तो MI6 को उठा के डाल दिया कि भैया MI6 रॉ के साथ काम करती है। हाँ, नहीं वो तो रा के साथ में तो उसमें सबसे पहले तो दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान के बाद में उन्होंने फिर रा आ गई, कुलभूषण जाधव भी आ गए, कुलभूषण जाधव, कि भैया वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है 11 साल के बाद में एक जाफर एक्सप्रेस आएगी, उसमें ऐसे ऐसे हमला होगा और ये करेंगे। अजीत डोभाल ने 2013 में लेक्चर क्या दिया है एक थिंक टैंक में कि भैया अगर तुम बॉम्बे करोगे तो तुम बलूचिस्तान खो बैठोगे। तो भाई ये जो है इसने कराया है। देयर इज समथिंग नोन एज लॉजिक ऑफ एब्सर्डिटी आदि। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं तो खुले में बोलता हूँ, कराया भी तो कर क्या लोगे तुम लोग? हाँ, जस्ट सो बी इट, आगे चलो। हाँ, हो गया। द गेम इज अप बड़ी। तुम्हारे पास टाइम था, ठीक है, तुम लोगों ने जो हरकतें करी, यू गाइस वर अनसक्सेसफुल। नाउ बैटिंग हमारी है, अब हम करेंगे एंड वी विल बी सक्सेसफुल। दैट्स इट, खत्म। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। व्हाट वी आर डूइंग आई डोंट नो, बट समथिंग विल हैपन। बट ठीक है, और क्या। अगर आप हमको क्रेडिट दे रहे हो तो हम बड़ा ग्रेशियसली क्रेडिट ले लेंगे। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट देन इफ यू आर रेडी टू गिव द क्रेडिट बाय ऑल मींस, हाँ जी, तमगा लगा लेंगे हम। Fantastic, बहुत बढ़िया। I am very very grateful to anybody and everybody who's doing this. मैं तो खुले, बहुत ही अच्छी बात है सर। Thank you sir, thank you so much for this rundown on Pakistan and the Pakistani army, and hope to catch you the next time. मैं सब ऑडियंस से बोलूंगा, guys ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, show your love to Colonel साहब so that he can come back on the channel फटाफट से and we can keep our discussions online. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं using the description, सारे डिटेल्स नीचे मेंशन्ड हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।